दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। बिहार के चुनावी मौसम को भांपते हुए अब हम आ चुके हैं सिवान। बिहार में सत्ता की रेस 14 नवंबर को खत्म होगी, लेकिन सीटों की रेस एनडीए ने आज जीत ली है। महागठबंधन अभी कहां फंसा हुआ है, पेंच कहां अटका हुआ है, कौन नेता किसको आंखें दिखा रहा है, यही है आज की कवर स्टोरी। जेडीयू पार्टी बचा ले, यही बहुत है। ये सरकार में आने का सपना दिवा स्वप्न ही रह जाएगा। यहाँ अगर 6 सीट की बात की गई है तो आला कमान करने में है, उसको हम सिरोधार्य करते हैं। सीट बंटवारा प्रायः हो चुका है, 1 से 2 दिन में सब घोषणा हो जाए। तो आज बिहार में एनडीए ने सीट बंटवारा सेट कर लिया है, सीटें तय करने की रेस जीत ली है। लेकिन महागठबंधन की गाड़ी अब भी लेट है, दिल्ली के प्लेटफॉर्म पर अटकी हुई है। एनडीए में सीट बंटवारे का क्या है फॉर्मूला, आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इसके हाइलाइट्स आप जान लें। और वो ये है कि बीजेपी और जेडीयू में अब कोई बड़ा भाई और छोटका भाई नहीं रहेगा, बल्कि अब दोनों जुड़वा भाई बन गए हैं, क्योंकि पहली बार विधानसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियां बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। 5 पार्टियों के एनडीए में 2 और जुड़वा भाई बने हैं, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा। इन्हें भी बराबर सीटें दी गई हैं, जबकि चिराग पासवान को इन दोनों के मुकाबले 5 गुना हिस्सा मिला है। एनडीए ने आज बता दिया कि उसके यहां ऑल इज वेल है, लेकिन महागठबंधन में अब भी मारामारी मची हुई है। आज तो उसी के एक बड़े नेता की ओर से कहा गया कि महागठबंधन तो अस्वस्थ है। दोनों गठबंधनों की सीट कथा आखिर आज क्या रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। सीट बंटवारे पर एनडीए ने महागठबंधन के मुकाबले बाजी मार ली है। लंबे मंथन के बाद फॉर्मूले का ऐलान हो चुका है। बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया के जरिए इसे सार्वजनिक किया है। बीजेपी और जेडीयू 101 यानी बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, तो चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास को 29, जीतन राम मांझी की पार्टी एचएएम-एस और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 6 सीटें मिली है। इससे पहले पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर लगातार दूसरे दिन बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग हुई, जिसमें अमित शाह भी मौजूद रहे। फॉर्मूले के ऐलान से पहले सूत्रों के मुताबिक बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े ने भी अलग से गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी मौजूद रहे। सीट बंटवारे की उलझन सुलझाने के बाद बीजेपी में टिकट बंटवारे पर मुहर की कवायद भी शुरू हो चुकी है। इसे लेकर पार्टी मुख्यालय दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की पहले दौर की बैठक भी हो चुकी है। एनडीए में सीट बंटवारे पर सहमति का इशारा सबसे पहले जीतन राम मांझी ने किया। दिल्ली से पटना रवानगी से पहले उन्होंने गठबंधन हित में एक सोशल मीडिया संदेश जारी किया, ये लिखते हुए कि मैं जीतन राम मांझी अपनी अंतिम सांस तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ रहूंगा। बिहार में बहार होगी, नीतीश संग मोदी जी की सरकार होगी। सत्ताधारी गठबंधन में सीट बंटवारे पर छाई धुंध साफ हो चुकी है, लेकिन महागठबंधन में अभी इस दुविधा के बादल लगातार मंडरा रहे हैं। भाई एनडीए में तो हमारी तमाम सहयोगियों से बात हो गई, सब फॉर्मूला तय हो गया। नरेंद्र मोदी इस गठबंधन के लीडर है, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं है, इसलिए सब कुछ आराम से हो जाता है। सामंजस्य है। सामंजस्य नाम की चिड़िया क्या होती है, ये महागठबंधन के लोगों को तो पता ही नहीं। कोई पेच नहीं, ऑल इज वेल, सब हो गया है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, आप लोगों को पता चल जाएगा।
सूत्रों के मुताबिक तकरार ऐसी मची है कि आरजेडी ने कांग्रेस की प्रदेश इकाई से बातचीत बंद कर दी है। बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति के नेता आरजेडी से 60 सीटें लेने में कामयाब नहीं हुए, तो अब आला कमान ने राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह को बातचीत की जिम्मेदारी सौंपी है, जो 55 से 57 सीटें हासिल करने की कोशिश में जुटे हैं। 2 दिन कल तक इंतजार करिए, सब हो जाएगा। खड़गे जी से तो कल ही बात हुई है इनकी, तो फोन ही पे बात होती है ना, और क्या होती है। अखिलेश पहले आरजेडी में ही थे। उनके लालू प्रसाद यादव से करीबी रिश्ते आज भी हैं। आज जिस विमान से लालू परिवार दिल्ली के लिए रवाना हुआ, उसी से अखिलेश ने भी पटना टू दिल्ली की यात्रा की। वो तेजस्वी के बगल वाली सीट पर ही बैठे नजर आए। खबर तो ये भी है कि आरजेडी ने कांग्रेस के सामने शर्त रख दी है कि सीट बंटवारे के साथ तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री उम्मीदवारी का भी औपचारिक ऐलान किया जाए। सूत्रों का दावा है कि आरजेडी ने कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए अपने कोटे के अलावा 30 अन्य सीटों पर भी उम्मीदवारी के नाम पर मंथन किया है, जिसमें कांग्रेस के हिस्से की 12 से ज्यादा सीटें भी शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने भी आरजेडी को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला लीजिए, वरना कांग्रेस पहले चरण के अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर देगी। कहा तो ये भी जा रहा है कि दिल्ली में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की सीधी बातचीत भी हो सकती है। हालांकि खुद तेजस्वी ने ऐसी किसी मीटिंग से इनकार किया है। नहीं यार, हम दिल्ली आए हैं तो कोर्ट ने बुलाया, इसलिए हम आए। राहुल गांधी से बात हो रही है। आरजेडी से मुकेश सहनी की नाराजगी की भी खबरें हैं। सीट बंटवारे पर बात नहीं सुलझी तो वो भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। महागठबंधन थोड़ा सा अस्वस्थ हुआ है तो दिल्ली जा रहे हैं, और आपको पता है कि सब डॉक्टर दिल्ली में है, तो वहाँ पे बेहतर उपचार हो जाएगा और स्वस्थ होके हम लोग पटना लौटेंगे। इस बीच जेएमएम ने भी आरजेडी को 15 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया है। झारखंड की सत्ताधारी पार्टी की ओर से कहा गया है कि अगर 12 सीटें नहीं मिली तो वो 15 अक्टूबर तक अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर देगी। पशुपति कुमार पारस की पार्टी आरएलजेपी ने भी 2 सीटों पर चुनाव लड़ने या फिर आरजेडी में पार्टी के विलय का ऑफर ठुकरा दिया है। कहा तो ये भी जा रहा है कि पारस 14 अक्टूबर तक फैसला लेंगे कि वो अकेले लड़ेंगे या असदुद्दीन ओवैसी के साथ थर्ड फ्रंट बनाएंगे। कुल मिलाकर महागठबंधन में सीटों पर मची मारामारी थमने के बजाय और बढ़ती दिख रही है। तो फॉर्मुलेबल कैंडिडेट कौन है, किसके पास कैसा कैंडिडेट है, जनाधार कैसा है पार्टी में, पार्टी का क्लेम किस आधार पर है, सभी बिंदुओं पर बातचीत होती है। अब सवाल ये कि विपक्षी गठबंधन में सीटों का बंटवारा होगा या फिर बंटाधार, अभी किसी नतीजे पर पहुंचना बेहद मुश्किल है। वैसे महागठबंधन आज एक और तनाव में है और ये तनाव कल के दिन और ज्यादा होने वाला है, क्योंकि कल लालू परिवार के लिए लैंड फॉर जॉब केस में अहम फैसला आना है। पेशी के लिए लालू और तेजस्वी आज दिल्ली पहुंच गए। कल दिल्ली की कोर्ट ये तय करेगी कि नौकरी के बदले जमीन के घपले में लालू परिवार पर केस चलेगा तो किन आरोपों में चलेगा। इस मामले में लालू से ज्यादा दिक्कत तेजस्वी यादव के लिए आखिर क्यों है, ये रिपोर्ट देखिए, आपको समझ आ जाएगा। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी के प्रथम परिवार का तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यहाँ सवाल लालू यादव की बची खुची राजनीति का नहीं, बल्कि तेजस्वी की भविष्य की राजनीति का है। सोमवार को न सिर्फ आरजेडी और महागठबंधन बल्कि पूरे बिहार की निगाहें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट पर होंगे कि वो लैंड फॉर जॉब केस में लालू, तेजस्वी और राबड़ी देवी पर क्या क्या आरोप तय करती है। लैंड फॉर जॉब स्कैम यानी नौकरी के बदले जमीन घोटाले में पेशी के लिए लालू, राबड़ी देवी और तेजस्वी आज ही दिल्ली पहुंच गए। कल पेश होना है। अदालत तय करेगी कि इस मामले में तीनों पर किन किन आरोपों, किन किन धाराओं में केस चलेगा। हम दिल्ली आए हैं तो कोर्ट ने बुलाया, इसलिए हम आए। और आप मीडिया वाले लोग को 2-3 दिन मसाला मिल गया चलाने के लिए, चलाते रहिए। आप तय कर दीजिए। मेरा मकसद है केवल
अदालत ने बुलाया है, इस वजह से हम लोग आए। अदालत तो कल जाएंगे आज। प्रशांत किशोर आपके पहले आता है ना, सुबह अदालत पहुँचना। ये मामला तेजस्वी के राजनीतिक भविष्य के लिहाज से अहम है, जो बिहार में महागठबंधन का चेहरा है और घोषित न होते हुए भी आरजेडी का सीएम फेस है। हालांकि चार्जशीट के बाद मुकदमे की प्रक्रिया है, केस में फैसला कब आएगा अभी नहीं कह सकते, लेकिन आरोप साबित होने पर दोषियों को 7 साल तक की जेल हो सकती है। तेजस्वी भी दोषी हुए तो उनकी चुनावी राजनीति पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। दोषी पाए जाने पर तेजस्वी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के दायरे में होंगे। इसमें 2 साल या उससे ज्यादा सजा पर सांसद विधायक की सदस्यता जाती है। इसमें सजा पूरी करने के बाद भी 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक का प्रावधान है। अगर तेजस्वी यादव हाल का चुनाव जीत जाते हैं और इस दौरान फैसला खिलाफ आता है तो सदस्यता गंवाने का ये खतरा उन पर बना रहेगा। लालू प्रसाद यादव ऐसी सजा भुगत चुके हैं। चारा घोटाले में ही उन्हें दोषी करार दिया गया था, जिसके बाद उनके 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लागू है। नौकरी के लिए जमीन घोटाले का मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे। इस दौरान रेलवे में नौकरियों के बदले अभ्यर्थियों से उनकी जमीन या संपत्ति को मामूली कीमत पर लालू परिवार के नाम कराने के आरोप लगे हैं। इस मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और हेमा यादव समेत 16 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी। अगर इन सबको 2 साल या फिर इससे ज्यादा की जेल की सजा मिली तो न सिर्फ तेजस्वी बल्कि विधान परिषद की सदस्य राबड़ी देवी और लोकसभा सांसद मीसा भारती का राजनीतिक वर्तमान भी खतरे में पड़ सकता है। लालू परिवार के लिए बड़ा चिंता तेजस्वी होंगे, क्योंकि परिवार की सियासी डोर उनके पास है। बिहार के चुनाव में बाहुबलियों की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बिहार में इस बार चुनावी लड़ाई बेहद दिलचस्प होने वाली है। एक तरफ 2 नामी बाहुबलियों में टक्कर क्या आसान है, तो वहीं दूसरी ओर अब तक कम से कम 3 सीटों पर भूमिहार बनाम भूमिहार का मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए वो कौन सी सीटें हैं जहां भूमिहार फैक्टर एक दूसरे से टकराता हुआ दिखाई देगा। बाहुबली नेता सूरजभान सिंह अभी भले ही पशुपति पारस की पार्टी आरएलजेपी में है, लेकिन बिहार में इस बात की चर्चा हर जुबान पर है कि वो बहुत जल्द परिवार समेत लालटेन यानी आरजेडी का दामन थाम सकते हैं। खबर तो ये भी है कि सूरजभान की पत्नी वीणा देवी को उसी मोकामा सीट से आरजेडी का टिकट मिल सकता है, जहां से जेडीयू के टिकट पर बाहुबली अनंत सिंह भी चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हैं। अभी जेडीयू से औपचारिक उम्मीदवारी का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन अनंत सिंह प्रचार शुरू कर चुके हैं। 14 अक्टूबर को वो नामांकन भी करने वाले हैं। अगर मोकामा से जेडीयू ने अनंत सिंह को मैदान में उतारा, जिसकी संभावना पुरजोर है, और इसी सीट से सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को आरजेडी ने टिकट दिया, तो फिर यहाँ मुकाबला भूमिहार बनाम भूमिहार होगा। कहा तो यह भी जा रहा है कि सूरजभान के छोटे भाई चंदन सिंह भी लखीसराय से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर यहाँ भी बीजेपी के विजय कुमार सिन्हा और चंदन सिंह की टक्कर भी भूमिहार बनाम भूमिहार ही होगी। इससे पहले जहानाबाद की घोसी सीट से भी आरजेडी के राहुल शर्मा और जेडीयू के ऋतुराज के बीच मुकाबले के आसार बन रहे हैं, और यहाँ भी लड़ाई भूमिहार बनाम भूमिहार ही होगी। लेकिन अगर मोकामा की चुनावी जंग जेडीयू के अनंत सिंह और आरजेडी की वीणा देवी के बीच हुई तो ये बिहार का महामुकाबला होगा। मोकामा से अगर राजद ने वीणा देवी को टिकट दिया तो सही मायने में लड़ाई 2 बाहुबली भूमिहार नेताओं के बीच ही होगी, अनंत सिंह बनाम सूरजभान सिंह। अगर ऐसा हुआ तो बिहार की बाहुबली राजनीति का इतिहास खुद को 25 साल के बाद दोहराएगा। 90 के दशक में मोकामा में बड़े सरकार यानी अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह की तूती बोलती थी। वो आरजेडी से विधायक और लालू राबड़ी सरकार में मंत्री भी रहे, लेकिन 2000 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय सूरजभान सिंह ने उन्हें शिकस्त दे दी। उसके बाद सूरजभान रामविलास पासवान की पार्टी में चले गए। खुद चुनाव नहीं लड़ सके तो पत्नी और छोटे भाई को सांसद बनवाया। एलजेपी 2 फाड़ हुई तो सूरजभान ने चिराग पासवान के बजाय पशुपति पारस का साथ दिया, लेकिन अब वो आरजेडी में शामिल होने के बेहद करीब हैं।
अगर बिहार की राजनीति में चल रही खबरें हकीकत में बदली तो फिर मोकामा में उनकी पत्नी और छोटे सरकार अनंत सिंह आमने सामने होंगे, जो पिछली बार आरजेडी से विधायक चुने जाने के बाद अब की बार जेडीयू से ताल ठोकने की तैयारी में जुटे हैं। और अब बात करेंगे कांग्रेस के उस बड़े नेता की जिसे लेकर कांग्रेस के अंदर ही सस्पेंस बन गया है कि कहीं बिहार में उसने कांग्रेस की सुपारी तो नहीं ले ली है। कांग्रेस में ही एक तबका ये सोचने लगा है कि कहीं पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम बिहार में बीजेपी के अदृश्य कैंपेनर तो नहीं बन गए हैं, क्योंकि चिदम्बरम ने 26/11 के बाद अब 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार पर एक ऐसा बयान दे दिया कि कांग्रेस भी समझ नहीं पा रही कि चिदम्बरम का मुंह बंद कराए तो कैसे। भारत के पूर्व गृह मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को क्या 80 की उम्र में दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है, या वाकई चिदम्बरम ने तय किया है कि बिहार चुनाव में कांग्रेस की फजीहत का भरपूर मसाला देंगे। चिदम्बरम का नया बयान है कि स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाना इंदिरा गांधी की गलती थी। There was a way to retrieve and capture all the militants. But the Blue Star was the wrong way, and I agree. Mrs. Gandhi paid with her life for that mistake. But that mistake, and how is? But that mistake was a cumulative decision of the army, the police, the intelligence, and the civil service. इससे पहले चिदम्बरम ने एबीपी न्यूज पर कहा था कि 26/11 के बाद पाकिस्तान पर एक्शन नहीं ले पाए। युद्ध न करने को लेकर विदेशी दबाव था। पीएम मोदी इसे मुद्दों की लिस्ट में रख चुके हैं। कांग्रेस को यह बताना होगा कि वो कौन था जिसने विदेशी दबाव में फैसला लिया। चिदम्बरम की इस रिवर्स बमबारी से कांग्रेस हैरान है, समझ नहीं पा रही कि चिदम्बरम को अचानक क्या हुआ, उन्हें कैसे रोके। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान चिदम्बरम के बयानों से बेहद नाराज है। कांग्रेस ने माना है चिदम्बरम के बयानों से पार्टी शर्मिंदा है। चिदम्बरम को नसीहत दी गई है कि अनाप शनाप ना बोलें। हालांकि चिदम्बरम सीनियर नेता हैं, इसलिए कांग्रेस आधिकारिक बयान नहीं दे रही है, लेकिन पार्टी में कई नेताओं को फ्री हैंड दे दिया है। चिदम्बरम के खिलाफ जितना बोल सकते हैं बोलें। चिदम्बरम साहब के एक बार फिर कांग्रेस पे हमला करने से बहुत सारे शक और शुभात पैदा हो रहे हैं। मुझे लगता है कोई दबाव तो नहीं है उनके ऊपर कि वो लगातार कांग्रेस के ऊपर हमलावर हैं। आज क्या जरूरत है इस बात की। इससे पहले भी अलवी ही बोले थे कि चिदम्बरम को चेक किया जाना चाहिए, कहीं बिहार में बीजेपी के बल्लेबाज तो नहीं हैं। बिहार के बाद अगला चुनाव बंगाल में होना है, लेकिन 26 की जमीन अभी से वहां तैयार की जाने लगी है। आज ममता बनर्जी ने एक बयान दिया कि लड़कियां रात में क्यों निकलती हैं घर से, लेकिन ये बयान उन्हीं के सिस्टम पर पलट कर आ गया। असल मामला दुर्गापुर में एक मेडिकल स्टूडेंट से गैंगरेप का है, जिस पर आज बीजेपी ने ममता दीदी को घेर लिया है। हंगामे के पीछे आरोपियों की मजहबी पहचान भी अहम है। ठीक 1 साल बाद बंगाल में ये दूसरा मामला है जब मेडिकल कॉलेज की छात्रा गैंगरेप की शिकार हुई है। दुर्गापुर में ये छात्रा रात 9 बजे डिनर के लिए दोस्त के साथ निकली थी। लौटते समय 5 लड़कों ने पीछा किया तो घबरा कर भागी। आरोप है कि लड़के उसे खींचकर जंगल की तरफ ले गए, वहीं गैंगरेप किया। गैंगरेप की शिकार हुई लड़की दलित है और 5 में से जो 3 आरोपी अभी पकड़े गए हैं उनमें 2 मुस्लिम हैं। हम सिविल कास्ट है, कोई जिहादी हमारा लड़की को रेप किया, हमको जस्टिस चाहिए। ममता राज में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाकर बीजेपी ने अस्पताल में प्रदर्शन किया। जहां लड़का भर्ती है, इस पर पुलिस से उसका टकराव भी हुआ। पुलिस प्रशासन जवाब दो, जवाब तो जाना ही बैठ को बांग्ला पुलिस के भी। लॉ एंड ऑर्डर पर ममता को घेरने में कांग्रेस भी पीछे नहीं रही, उसके कार्यकर्ता भी अस्पताल पहुंच गए। मामला दलित लड़की का है, मामला कानून व्यवस्था का भी है, लेकिन सीएम ममता ने पहले कहा मामला निजी कॉलेज का है, फिर ये भी बोल दिया कि कॉलेज लड़कियों को रात के वक्त बाहर जाने ही क्यों देते हैं। She was
studying in a private medical college. So all the private medical college, whose responsibility? How they came out in the night at 12:30, and especially the girl child at night time. They should not be allowed to come out in the outside. बीजेपी ने कहा कि अपराधियों पर नकेल डालने की बजाय लड़कियों को नसीहत देना बताता है कि कानून व्यवस्था संभालना ममता के बस का नहीं है। लेकिन ममता ने भी इस पर पलटकर जवाब दिया। ममता बनर्जी का चीफ मिनिस्टरशिप में कोई बेटी कोई बहन सुरक्षित नहीं है। यहाँ का पुलिस ममता बनर्जी और उनकी भतीजा को प्रोटेक्शन देना और रिश्वत उठाने का काम में जुटा हुआ है। Police is searching all the people and nobody will be excused. Whoever is guilty, they will be punished strictly. Manipur you have seen so many, UP you have seen so many, Bihar you have seen so many, other state Odisha you have seen so many. There also we think government must take stringent action. फिलहाल पुलिस बाकी दोनों आरोपियों को ढूंढ रही है। लड़की के दोस्त से भी पूछताछ की जा रही है। अब आपको लेकर चलते हैं हरियाणा, जहां दलित आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार की आत्महत्या के 6 दिन के बाद भी उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है। आईपीएस की खुदकुशी पर जाति पाति की राजनीति पहले से ही हो रही है। अब अलग तरह का टकराव भी वहां पर दिखाई देने लगा है। आईपीएस पूरन के पक्ष में दलित लामबंद हुए, तो वहीं जिम्मेदार बताए जा रहे अफसरों के बचाव में भी खाप पंचायतें सामने आ गई हैं। वाल्मीकि समाज चंडीगढ़ में इतनी ज्यादा संख्या में है और यहाँ पर आए हुए लोग भी हैं। चंडीगढ़ में पूर्व आईपीएस पूरन कुमार की खुदकुशी के बाद लामबंद होते दलित संगठन। और आईपीएस की मौत के जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं अफसर के समर्थन में खाप पंचायत। पुलिस अधिकारी की आत्महत्या के मामले में आज हरियाणा से सामने आई इन तस्वीरों ने अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उनकी पूरी सरकार का दम फूलने लगा है। क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सैनी की ओर से न्याय का भरोसा मिलने के बाद भी आईपीएस पूरन कुमार का परिवार अब तक शव के अंतिम संस्कार के लिए राजी नहीं हुआ है। दोषी है उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। वो कोई भी कितना बड़ा व्यक्ति हो, मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ। मैं एक बात कहता हूँ कि गरीब व्यक्ति को कोई अगर तंग करेगा तो हम उसको बख्शेंगे नहीं। हमारे बिना पूछे इन्होंने बॉडी शिफ्ट की है, ठीक है। हमारे साथ धक्का हो रहा है। एक डीजीपी लेवल का बंदा मर गया, ठीक है। 5 दिन हो गए हमें इंसाफ नहीं मिला। आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी अमनीत पी ने आरोप लगाया है कि हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजरानिया उनके पति के उत्पीड़न के जिम्मेदार हैं और इन अधिकारियों के चलते ही पूरन कुमार ने खुदकुशी जैसा कदम उठाया। इसीलिए दोनों को पद से हटाकर गिरफ्तार किया जाए और दोषी अफसरों पर SC/ST की धारा के तहत मामला दर्ज किया जाए। दलित संगठनों के लगातार बढ़ती नाराजगी को देखते हरियाणा सरकार ने रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजरानिया को पद से हटा दिया। लेकिन आज चंडीगढ़ में दलित संगठनों ने महापंचायत बुलाकर ये ऐलान कर दिया कि 48 घंटे में अगर हरियाणा के डीजीपी पर कार्रवाई नहीं हुई तो देश भर में दलित संगठनों का बड़ा आंदोलन होना तय है। 48 घंटे का हमने अल्टीमेटम दे दिया कमेटी ने। डीजीपी को हटाया जाए तुरंत प्रभाव से। हरियाणा को छुट्टी पर भेजो, हटाओ, एक कुछ तो करो, कोई कार्रवाई तो करो। कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही। वहीं आईपीएस की मौत के मामले में अब हरियाणा की खाप पंचायत भी कूद पड़ी है। रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजरानिया के खिलाफ हुई कार्रवाई का विरोध कर रही खाप पंचायतें इसे बिजरानिया के खिलाफ सरकार का एक तरफा एक्शन बताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है। हमें कानून पर पूरा भरोसा है, लेकिन ये नहीं कि भाई एकदम किसी को बुली का बकरा बनाया जाए। एसपी साहब एक बहुत ईमानदार और मेहनती आदमी थे। इन्होंने जाति पाति का कभी भी कोई काम नहीं किया और अधिकारी जो है हर वर्ग का, हर जाति का होता है।
लेकिन मामला चूंकि दलित अफसर की मौत से जुड़ा हुआ है, इसीलिए नायाब सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतर आई है। सोनिया गांधी के बाद आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से आईपीएस पूरण कुमार की पत्नी अमीनत पी के नाम चिट्ठी जारी करके पार्टी आरोप लगा रही है कि हरियाणा की सरकार में आईपीएस जैसे पदों पर तैनात अधिकारी भी सुरक्षित नहीं है। देश के अंदर किसी होर व्यक्ति नाल इस तरह हुंदा है आम बंदे नाल, तो उन्होंने तो जस्टिस मिलना बड़ा औखा है। एक आईएएस और एडीजीपी दा परिवार जिहड़ा मर गया, वो एफआईआर लखाउण दी लड़ाई लड़ रहे हैं ते गुनेगारां नूं सजा देने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये शर्म होनी चाहिए। वही नायाब सरकार की ओर से आईपीएस पूरण कुमार के शव के पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार करवाने के लिए उनकी पत्नी अमनीत पी को मनाने की कोशिशें जारी है। और अब बात एनडीए में रैगिंग की। नेशनल डिफेंस एकेडमी में एक कैडेट की खुदकुशी ने पूरे देश को हैरान कर दिया। सवाल है, अब तो आम कॉलेजों में भी रैगिंग की खबरें नहीं आती, तो फिर नेशनल डिफेंस एकेडमी में आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ? बहराइच के रहने वाले 18 साल के अंतरिक्ष सिंह की खुदकुशी पर एनडीए ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के ऑर्डर दिए हैं। यूपी के बहराइच में तिरंगे में लिपटा ये शव 18 साल के ट्रेनी फ्लाइट लेफ्टिनेंट अंतरिक्ष का है, जिसकी मौत ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या नेशनल डिफेंस एकेडमी जैसे देश के नामचीन संस्थान में कैडेट्स रैगिंग और जूनियर कैडेट्स का उत्पीड़न हो रहा है। भारतीय सेना में शामिल होकर अंतरिक्ष सिंह आकाश की ऊंचाइयां छूने का सपना लिए 4 महीने पहले पुणे के खड़कवासला एनडीए एकेडमी में दाखिल हुए थे, लेकिन 10 अक्टूबर को एकेडमी के हॉस्टल के कमरे में अंतरिक्ष की लाश पंखे से लटकती मिली। अंतरिक्ष के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे के साथ नेशनल डिफेंस एकेडमी में रैगिंग हो रही थी। ट्रेनिंग के दौरान उसे कोई सीनियर कैडेट लगातार परेशान कर रहा था। अंतरिक्ष के माता पिता के मुताबिक उसने अपनी मां से इस बात का जिक्र किया था कि एकेडमी में सीनियर कैडेट्स उसके साथ बदसलूकी करते हैं, लेकिन परिवार को अंदाजा नहीं था कि रैगिंग से परेशान अंतरिक्ष एक दिन खुदकुशी जैसा कदम उठा लेगा। तो ये सब जो है, हमारा बच्चा तो चला गया लेकिन किसी और का तो नहीं जाए। ऐसे इतना परेशान क्यों किया जा रहा है? बच्चों का सपना होता है देश के लिए काम करने का, देश के लिए जज्बा लेके आते हैं, लेकिन उनका सपना ऐसे कितने बच्चे चले जाते होंगे। अंतरिक्ष के भाई के मुताबिक 9 अक्टूबर की शाम 5 से 6 बजे के बीच दोनों ने करीब 1 घंटे तक बात की, जिसमें अंतरिक्ष सामान्य लग रहा था, लेकिन अगले दिन परिवार को उसकी मौत की खबर मिली। हालांकि अंतरिक्ष के कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, इसलिए पुणे पुलिस इसे सामान्य मौत मान रही है। पुणे पुलिस इस बात से भी इनकार कर रही है कि अंतरिक्ष के साथ रैगिंग हुई थी। हालांकि एनडीए ने अंतरिक्ष की मौत की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के निर्देश जारी कर दिए हैं। आज बहराइच में अंतरिक्ष के गांव नैरनापुर सुमेरपुर में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतरिक्ष का अंतिम संस्कार किया गया। और अब बात पाकिस्तान की करेंगे। 5 महीने ही हुए हैं पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर वाले जख्म अभी भी हरे के हरे हैं। कि अब अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान और आसिम मुनीर की फौज पर अपना काबुली बम फोड़ दिया है। आतंकवाद के नाम पर अफगानिस्तान को घेरने की साजिश रचने वाले पाकिस्तान के लिए मौजूदा स्थिति बहुत महंगी है। आगे और स्थिति उसके लिए खराब हो सकती है। पाकिस्तान के आतंकवाद से भारत भी त्रस्त रहा है और अफगानिस्तान भी। इसीलिए अफगानिस्तान ने आसिम मुनीर की जिहादी सोच को ठीक उसी भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया है जैसा वो डिजर्व करता है। दुनिया का सबसे बड़ा और इकलौता आतंकी ठिकाना पाकिस्तान खुद धुआं-धुआं हो रहा है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर की धूल चाटने के बाद से बौखलाए पाकिस्तान को अब अफगानिस्तान खुले मैदान में जमकर धो रहा है। पाकिस्तान ने हवाबाजी करते हुए 9 अक्टूबर को अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की थी। इसका जवाब काबुल ने अब खुल कर दिया है। आमने सामने की जंग में मुनीर की सेना की पिटाई खाने की सारी मुराद पूरी हो रही है। अफगानिस्तान ने डूरन लाइन पर जवाबी हमले में पाकिस्तान की चौकियों को मिट्टी में मिला दिया है। नतीजा ये कि झूठी बहादुरी का नकली तमगा पहले पाकिस्तान आर्मी चौकियां छोड़कर भाग खड़ी हुई।
रात भर दोनों ओर से टैंक से निकले गोले आग उगलते रहे। खबरों के मुताबिक अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की 20 सैन्य चौकियों को कब्जे में लेने के साथ साथ कई पाकिस्तानी सैनिकों को भी मार गिराया। حریم جواب ویل شو چې موږ حریم دی نقض کړی او دا بریدونه پر ټول امتداد د کرښې کې اجرا شول او د موږ د معلوماتو له مخې شلو نه زیاتې پوستې تصرف شوي. फिलहाल पाकिस्तान का धुआं करने के बाद अफगानिस्तान शांत हो गया है, लेकिन चेतावनी भी दी है कि नहीं माने तो फिर मुनीर की सेना को मजा चखाएंगे। खबरनिगारान से मुनासिब हुई हकीकत की यो मुशखस लिस्ट लेगल सवई हुई देहगल मखी चो कसान नागिली हुई नूर पदी की कुमा खास। पाकिस्तान की बौखलाहट की कई वजह है, उनमें से अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्तकी का भारत दौरा भी है, जबकि पाकिस्तान के काले कारनामों को अफगानिस्तान भी अच्छे से जानता है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर अस्थिरता फैलाने का आरोप लगाया है। दावों के मुताबिक कि पाकिस्तान ने आतंकवादियों के नए ठिकाने पख्तूनख्वा में बना दिए हैं। इन्हें कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट के जरिए लाया जा रहा है। दूसरी ओर पाकिस्तान तहरीके तालिबान की दहशत के लिए पाकिस्तान अफगानिस्तान को ही जिम्मेदार बता रहा है, जबकि काबुल साफ कह रहा है कि टीटीपी का अफगानिस्तान में कोई ठिकाना ही नहीं है। सवाल है कि आखिर पाकिस्तान क्यों झूठ का पुलिंदा बना रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान को आतंकवाद का केंद्र बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 20 सालों का इतिहास देखें तो सच्चाई बिल्कुल जुदा है। लादेन जैसे कई आतंकवादियों को पाकिस्तान में पनाह मिली तो टीटीपी को पाकिस्तान ने ही सबसे पहले शह भी दी। अब पाकिस्तान की जड़ों में ही आतंकवाद का पूरी तरह जहर घुल चुका है। दूसरी ओर आसिम मुनीर की जिहादी कट्टर सोच से तनाव बढ़ा है। मुनीर बलूचिस्तान से ही अपनी साजिशों को अंजाम दे रहा है। वैसे पाकिस्तान की पतली होती हालत देख उसका हमदर्द सऊदी अरब बीच बचाव कराने आ गया है। और इस खबर से जुड़ी हुई और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे रोविंग एडिटर जगविंदर पटियाल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अचानक से जगविंदर, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया है, क्या वजह सामने आ रही है? देखिए, पाकिस्तान ने जो बोया है वही काटेगा, ये पहली बार नहीं बार बार साबित होता है। जिस तहरीक तालिबान को इन्होंने पहले शह दी थी वही तहरीक तालिबान अब इनको लगता है जो पाकिस्तान के नाम से जाने वाला संगठन है वो अफगानिस्तान में रहकर पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। यानी जिसको आपने पैदा किया आज वही आपके लिए खतरा बन गया। दूसरी बात, अब जो दोनों तरफ से घिरा है पाकिस्तान, इसलिए वहाँ की सेना चिंतित है। मुनीर के लिए बड़ी परेशानी क्या है, एक तरफ अगर आप देखें तो वजीरिस्तान और बलूचिस्तान ये दोनों बॉर्डर साथ लगते हैं। अब उनको मदद अगर कहीं से आएगी तो कहां से आएगी? ईरान मदद के लिए अपना मोर्चा देगा नहीं, आगे बलूचिस्तान खड़ा है, इधर अफगानिस्तान में उनका तालिबान लड़ाकों के साथ जो है वो एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है। ऐसे में समुद्र के रास्ते वो कोई भी मदद ले सकता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। इधर भारत है, उधर अफगानिस्तान है, तीसरी तरफ ईरान है और चौथी तरफ आगे बलूचिस्तान खड़ा है। तो अब समुद्र के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। ऐसे में अगर मान लीजिए कि ये जो लड़ाई शुरू हुई है और पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि उसने अफगानिस्तान के 200 से ज्यादा लड़ाकों को मार गिराया, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को मार गिराया है, तो ये जल्दी कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने वाला नहीं है, ये बढ़ेगा। बॉर्डर जो डूरंड लाइन को लेकर जो फसाद है जी जैसे जैसे आगे बढ़ेगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान का टकराव भी बढ़ता जाएगा। अगर अमेरिका के पास अब जाकर रोएगा भी पाकिस्तान तो उसको मदद कहां से मिलेगी? ग्वादर के अलावा कोई मदद का रास्ता नहीं बचा है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तानी फोर्सेज तीनों तरफ से पूरी तरह से घिर गई हैं, बस एक ही रास्ता बचा है उनके लिए और वो समुद्र का रास्ता है। चौथी बात यह है कि अफगानिस्तान में अगर अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को अपने लोगों के बीच में अपना वजूद साबित करना है तो वो कभी पीछे नहीं हटेंगे, वो आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान के लिए ये भी दिक्कत की ही बात है। और मुत्तकी ने ये साफ भी कर दिया है कि अगर ये प्यार से नहीं समझते हैं, अगर ये पीसफुल डायलॉग्स नहीं करते हैं तो फिर दूसरी तरह से समझाना भी तालिबान को आता है। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान का चाल, चरित्र और चेहरा जैसा रहा है। 20 सालों का इतिहास देखिए, लादेन से लेकर एक के बढ़कर एक आतंकवादियों को पालने पोसने वाला ये मुल्क जब आतंकवाद के नाम पर दूसरे देशों में इस तरह की दहशतगर्दी को पैदा करता है और तहरीके तालिबान को लेकर वो जिस तरह के आरोप लगा रहा है, ये भी अपने आप में हैरान करता है। खुद के गिरेबान में झांक लेता अगर पाकिस्तान
तो उसको पता चल जाता जगविंदर कि आतंकवाद की असली जड़ कहां पर है। जगविंदर, देखिए, पाकिस्तान हर चीज को आईने की तरह साफ देखता है और फिर उसे नकारता है। ये पाकिस्तान की फितरत रही है, ये उसकी आदत रही है। अगर बलूचिस्तान के मसले को आप देखें, अगर भारत के एलओसी के मसले को आप देखें, तो वो दोनों मसले इसी तरह के हैं। जो नया टकराव शुरू हुआ है डूरंड लाइन पर, वही डूरंड लाइन है जहां से पहले पाकिस्तान बड़ी आसानी से जो है वो अफगानिस्तान में टेररिस्ट को भेजता था। इसके आसपास ही उनके सारे ट्रेनिंग कैंप्स होते थे और जब भी चाहे वो रूस आया, चाहे वो मुजाहिदीन लड़ते थे, जब भी तालिबान को वहां धकेलना होता था पश्तून्स के खिलाफ लड़ने के लिए, तो इसी बॉर्डर का इस्तेमाल पाकिस्तान करता था और अपनी ज़मीन पर उनके कैंप्स को चलाता था। अब क्या हो रहा है, अब उसी ज़मीन को जहां से पहले कैंप चलते थे उसको लेने के लिए तालिबान के लोग अपनी मशक्क़त कर रहे हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब उसके लिए दिक्कत क्या खड़े होने वाली है? दिक्कत ये खड़े होने वाली है कि तालिबान और बलूचिस्तान, इनका बॉर्डर साझा है। जब ये आगे को बढ़ेंगे तो खैबर पख्तूनख्वा की साइड को बढ़ेंगे। अब जिस तरह से पहले अगर मान लीजिए कि इनको काउंटर करना है तो क्या करेंगे? एलओसी से फोर्स हटानी पड़ेगी इनको। एलओसी से अगर फोर्स को डूरंड लाइन पर शिफ्ट करते हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी आज की डेट में इतना बड़ा शिफ्टिंग झेल पाएगी? अगर झेल पाएगी तो इधर भारत की तरफ से इनको दिक्कत हो जाएगी। पीओके में पहले ही प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है, लोग पहले ही उनका विरोध कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि समुद्र के अलावा बाकी विरोध हो कहां नहीं रहा है। भारत की तरफ से विरोध हो रहा है, पीओके की तरफ से विरोध हो रहा है, अफगानिस्तान की तरफ से विरोध हो रहा है, बलूचिस्तान की सवाल का जवाब आपसे मैं चाहूंगी, क्या काबुल और दिल्ली के बीच की ये जो दोस्ती है वो पाकिस्तान का दर्द और बढ़ा रही है? बिल्कुल, क्यों नहीं? क्योंकि देखिए, भारत और अफगानिस्तान पुराने टाइम से इनका याराना रहा है, दोस्ती रही है। और भारत में मैं 10-11 बार अफगानिस्तान गया हूं। भारत हर तरह से मदद करता था। आज भी भारत की तरफ से सबसे बड़ा काबुल का हॉस्पिटल जो है वो भारत की तरफ से चलाया जाता है। उनको ट्रांसपोर्ट से लेकर उनको जितनी भी वहाँ इंडस्ट्री देनी है, कंधार तक इंडस्ट्री, पोटैटो वहाँ पर प्लांट लगाया था तो वो भारत की मदद से लगा था। लेकिन तालिबान का राज आने के बाद ये लग रहा था कि पाकिस्तान को कि भारत उनको मान्यता नहीं देगा, भारत की तरफ वो अपना दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन तालिबान ने काफी हद तक डिप्लोमेटिकली अपने चेहरे को बदला, वो भारत की तरफ आया। उसके भारत की तरफ आने से और दूसरी तरफ ये डूरंड लाइन पर कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने से जाहिर सी बात है कि एक तरफ तालिबान का भारत की और दोस्ती का हाथ बढ़ाना और दूसरी तरफ डूरंड लाइन पर जो है वो विवाद शुरू हो जाना पाकिस्तान के साथ, ये वाकई मनीर नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय है। और मुझे ये लगता है कि जो उन्होंने बोया है, जिस तरह से भारत की एलओसी को वो खराब करते हैं, उसी तरह से डूरंड लाइन को खराब करने की कोशिश की, लेकिन अब उसी लिए तालिबान उनको चैलेंज दे रहा है। बहुत धन्यवाद जगविंदर पटियाल इस पूरी जानकारी के लिए। अब पाकिस्तान की बौखलाहट किस हद तक जाती है, इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। और अब वीडियो ऑफ द डे। युद्ध विराम के बाद जब शांति लौटती है तो उसकी तस्वीरें कुछ इस तरह से होती हैं जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाने वाले हैं। शुक्रवार को लगभग 2 लाख विस्थापित फिलिस्तीनी उत्तरी गाजा लौट आए हैं। ये लोग अपने घर वापस लौटने से बेहद खुश हैं। हजारों की संख्या में ये लोग पैदल ही चले जा रहे हैं, जबकि हालात सामान्य करने के लिए संयुक्त राष्ट्र भी हर जरूरी कदम उठा रहा है। 2 साल चले संघर्ष में गजा पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुका है। इजराइल और हमास के बीच जंग के दौरान इन लोगों ने, राहत शिविरों ने ये पूरा वक्त गुजारा, लेकिन अब 20 लाख लोग उम्मीद कर रहे हैं कि नए सिरे से जिंदगी शुरू होगी। हालांकि इतनी लंबी लड़ाई के बाद गजा में अब कुछ बचा नहीं है। वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि गजा को फिर से बसाने में करीब 50 अरब अमेरिकी डॉलर का खर्च आएगा। और अब आज का जनहित मंत्र। नायक हमेशा दुश्मनों से लड़ते हैं और नालायक हमेशा अपनों से लड़ते हैं। इसी के साथ जनहित में अभी के लिए दीजिए इजाजत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।